हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं CUET PG फॉरेंसिक साइंस का 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसका पेपर कोड है SCQP13 फॉरेंसिक साइंस के लिए। एंड आपको 75 क्वेश्चंस आएंगे फॉरेंसिक साइंस के, जिसमें +4 -1 की मार्किंग स्कीम है। मतलब अगर आप एक आंसर सही करते तो +4 आपको मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करते तो -1 आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन 26 से शुरू करना है, क्योंकि पिछली साल तक जो 25th तक के क्वेश्चन थे वो कॉमन एरिया से आते थे, ठीक है, बट इस बारी वो कंपलसरी नहीं है। सो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फोरेंसिक्स के हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। Fax machine printed heads known as TTI at the top of the each fax page. Here TTI stands for, मैंने आपको कई बारी बताया है कि ये एब्रीविएशंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एब्रीविएशन का ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर एक फैक्स मशीन के जो प्रिंटेड पेजेस होते हैं उसके हर एक पेज में कॉर्नर में आपको TTI देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ट्रांसमिटिंग टर्मिनल आइडेंटिफायर। अब ये ट्रांसमिटिंग टर्मिनल आइडेंटिफायर क्या है? ये एक ऐसा कोड होता है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन से फैक्स मशीन से ये सेंड किया गया है। बेसिकली ओरिजिन ऑफ द सेंडर एंड किस प्लेस से इसे सेंड किया गया है, किस फैक्स मशीन से ये सेंड किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कोड में होती है, जिसे हम कहते हैं TTI, दैट इज फॉर ट्रांसमिटिंग टर्मिनल आइडेंटिफायर। ओके, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपके फोरेंसिक मेडिसिन की एरिया से आ रहा है, ठीक है। डेथ ऑफ द पर्सन कॉज ड्यू टू मगिंग, गैरोटिंग एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे के सारे ही ना एक्सफिक्सियल डेथ है, एक्सफिक्सियल डेथ या एक्सफिक्सिया के एरिया के हैं। बट मगिंग, गैरेटिंग का मतलब क्या होता है कि मगिंग का मतलब होता है अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन किसी पिलो से किसी का दम घोटने की कोशिश करे, उसे हम कहते हैं मगिंग। गैरेटिंग का मतलब होता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, अगर आप अपने हाथों से या फिर मैनुअली किसी का गला घोट रहे हैं तो ये किसके अंदर आएगा? स्ट्रैंगुलेशन के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, चाहे स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं किसी तकिए से या फिर लेट्स से हैंड से या फिर किसी रोप से, तो वो स्ट्रैंगुलेशन के अंदर ही आएगा। एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मगिंग एंड गैरेटिंग, लाइक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज मगिंग एंड गैरेटिंग। दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देखो, सफोकेशन भी एस्फिक्सिया है, ड्राउनिंग भी एस्फिक्सिया है, हैंगिंग भी एस्फिक्सिया है, बट स्ट्रैंगुलेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मगिंग एंड गैरेटिंग इंक्लूडेड होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपके लीगल फोरेंसिक से है। ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर मेकर्स का। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक्सपोर्ट विटनेस से, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, वहाँ से एक्सपर्ट टेस्टिमनी, एक्सपोर्ट विटनेसेस, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इन एरियाज को आपको ध्यान से पढ़ना है। द एक्सपोर्ट विटनेस स्लैश एविडेंस इज मेनली करेक्टेड अंडर, सो किसके अंदर ये इंक्लूडेड है? यहाँ पे देखो, सेक्शन 32 ऑफ IEA एंड सेक्शन 291 ऑफ CRPC, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल सेक्शंस है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 293 ऑफ CRPC। ये दोनों ही देखो, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपके एक्सपर्ट विटनेस से है एंड सेक्शन 293 ऑफ CRPC एविडेंसेस से रिलेटेड है। मैंने ये दोनों ही सेक्शंस ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको जाके वो वीडियोस देख लेनी है। आप सिंपली सर्च भी करोगे ना सेक्शन 45, सेक्शन 293 ऑफ CRPC, सो आपको वो वीडियोस पॉपअप हो जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, अगर आप ऑलरेडी हमारे कोर्स में सब्सक्राइबर हैं तो आपको हर एक चीज़ अरेंज ऑलरेडी मिल चुकी होगी, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन 45 ऑफ IEA एंड सेक्शन 293 ऑफ CRPC। ये दोनों ही आपके एक्सपोर्ट विटनेस एविडेंसेस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 29, विच वन इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन? Okay, so option first is the correct option for this question. The witness can neither be compelled to give answers in writing now इन साइन दोज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बाय द पुलिस। तो किसी भी विटनेस को आप फोर्स नहीं कर सकते रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेने के लिए, ना ही साइन करने के लिए फोर्स कर सकते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। ओके, सो यही मीनिंग है इस फर्स्ट ऑप्शन का, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रिस्किंग?
ठीक है, इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या सही आंसर है। अभी फ्रिस्किंग क्या होती है, जैसे कि आप कभी मॉल में जाते होंगे या फिर किसी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं जहाँ पे आपको एक विंडो लाइक एक गेट से गुजरना पड़ता है जिसमें आपका मेटल डिटेक्ट होता है, लाइक मेटल डिटेक्टर होता है, एंड देन उसके बाद जब आगे बढ़ते हो तो मेल्स एंड फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको सुपरफिशियली चेक करते हैं कि आपके पास कुछ अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है। सो ये जो हैंड्स रन करके जो क्विक चेक करते हैं इसे कहते हैं हम फ्रिस्किंग। ठीक है, इट इज़ लीगल प्रोसेस दैट meant for collection of evidence against the offender. It is the power of the police to ask question in relation to the case. It refers to the searching of clothes of suspect as measure of safety while enforcing law against him. This is an instrumental method of observing brain signal of a suspect in the examination. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इट refers to the searching of cloth of the suspect as measure of the safety while enforcing the law against him. ठीक है, ये जो superficially सर्च करा जाता है कपड़ों के ऊपर से उसे हम कहते हैं फ्रिस्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एंटीडोट इन केस ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग। मेथनॉल पॉइजनिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन एंटीडोट क्या है? तो एंटीडोट क्या होता है? सबसे पहले जो कि किसी भी पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करता है, उसे हम कहते हैं एंटीडोट। ठीक है, किस पॉइजनिंग की हम बात कर रहे हैं? मेथनॉल पॉइजनिंग। अगर किसी को मेथनॉल पॉइजनिंग हो गई है तो उसे हम एज अ एंटीडोट क्या कॉमनली देते हैं? ठीक है, ऑप्शन यू हैव ऑप्शंस लाइक फोमेपाइजोल, नैलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन एंड निकोटीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, फोमेपाइजोल। ये एज अ एंटीडोट मेथनॉल पॉइजनिंग के लिए या फिर मेथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अमंग द फॉलोइंग which evidence implies facts or events without proving it? Circumstantial evidences, direct evidences, indirect evidences and testimonial evidences. So ऐसे कौन से वो evidences है जो क्या करते हैं? facts और events को प्रूव नहीं करते बट इंडिकेट करते हैं फैक्ट्स और इवेंट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो रिलेटेड और कनेक्टेड होते हैं आपके फैक्ट से और डिफरेंट इवेंट्स से। ठीक है, सो ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 5 मेजर चेंजेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलेंस आर। So next question number 33, 5 major classes of immunoglobulins are. तो आपने ये पढ़ा ही है कि मेजर इम्यूनोग्लोबुलेंस का क्लासेस क्या है। इम्यूनोग्लोबुलेंस क्या है? बेसिकली आपके एंटीबॉडीज। सो इनके क्या क्या क्लासेस हैं ये आपको याद होने चाहिए। देखो टोटल 5 तरह के ही होते हैं एंड करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। एंड ये IG क्या स्टैंड करता है? IG इम्यूनोग्लोबुलेंस के लिए स्टैंड करता है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, GAMDE। ठीक है, आपको कैसे याद करना है? देखो गेम की स्पेलिंग क्या होती है? GME गेम की स्पेलिंग होती है, बट लास्ट वाले ई के पहले आपको डी ऐड कर देना है। मैंने कैसे याद करा था? मेरा नाम दीक्षा है, सो इट स्टार्ट्स विथ डी, सो आई जस्ट पुट डी इन द लिस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा GAME एंड बिफोर द लास्ट लेटर आई जस्ट पुट डी। इस तरीके से मैंने याद करा था इम्यूनोग्लोबुलेंस के टाइप को। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हो दैट गेम एंड विच इज एडेड लास्टली आपको डी ऐड कर देना है। ठीक है, सो दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, the writing in which the person has made a deliberate attempt to remove or modify all or some of the writing habits is known as। बहुत ही easy और direct question है। जब कभी भी कोई पर्सन डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपाने या मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, जब वो कुछ लिख रहा है तो उसका क्या, उस राइटिंग को हम क्या कहेंगे? डिस्गाइज्ड, फॉर्ज्ड, ओवर राइटिंग, हैंड राइटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्गाइज्ड राइटिंग, क्योंकि वो पर्सन सामने वाले को डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो डिस्गाइज्ड राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा फॉर्ज्ड राइटिंग क्या होती है? किसी दूसरे पर्सन की हैंड राइटिंग को गलत तरीके से री राइट करना या फिर उसे कॉपी करना इज द फॉर्ज राइटिंग। ओवर राइटिंग क्या होती है? ऑलरेडी जो ओरिजिनल राइटिंग है उसके ऊपर छेड़छाड़ करके उसमें चेंजेस करना इज ओवर राइटिंग। एंड हैंड राइटिंग इज सिंपली द
हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द ग्रोथ फेज ऑफ हेयर। सो देखो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं हेयर की, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन एंड फेनोजन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फेनोजन। देखो फेनोजन एक ऐसी स्टेज है जिसमें किसी भी तरीके का ग्रोथ रजिस्टर नहीं होता है, इट डू नॉट involve any type of growth in the stage. Anagen, catagen, telogen, ये तीनों ही जो phases हैं इसमें some sort of growth हो रही है किसी ना किसी stage में, so we can call it growth phase, but phenogen is not a growth phase. That's why fourth option is the correct option. ठीक है। Next question, question number 36. Individual who produce ABH blood group specific substances in body fluids are called as, straight and easy question, secretors, non secretors, Lewis positive, Lewis negative। देखो secretors कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन अपने एंटीबॉडीज को, अपने एंटीजन, सॉरी मैंने एंटीबॉडीज कह दिया, जो उनका ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है ना, जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो बी एंटीजन है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है तो मेरा एंटीजन ए है। सो अपने इन एंटीजन्स को डिफरेंट बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिक्रीटर्स। जो रिलीज नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन सिक्रीटर्स, ठीक है। क्योंकि मैं अपने डिफरेंट बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, जैसे कि लेट्स से सलाइवा हो गया, इसके अलावा पस हो गया, या फिर इसके अलावा डिफरेंट अदर बॉडी फ्लूइड्स हो गए, उसमें भी अगर मैं सिक्रीट कर रही हूँ मेरे एंटीजन्स, सो आई विल बी अ सिक्रीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेमर इन अ पर्सनस हैंड राइटिंग। कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। ट्रेमर मतलब क्या? आपने देखा होगा कि जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं जब वो लिखते हैं तो उनके हाथ ऐसे 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 कांपने लग जाते हैं, ठीक है, दैट इज ट्रेमर। सो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रेमर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेमर्स? सो पार्किंसन डिजीज, senile dementia, alcohol intoxication and common cold. Of course करेक्ट आंसर बहुत ईजी है, कॉमन कोल्ड। जब आपको सर्दी बुखार होता है या फिर कॉमन कोल्ड होता है तब आप अगर कुछ लिखोगे तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे इनकेस आपको ठंड ना लग रही हो। अगर आप शिवर कर रहे हो तो कांपेंगे, बट शिवरिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट्स जस्ट कॉमन कोल्ड। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में 100% ट्रेमर्स आते हैं, डिमेंशिया में भी ट्रेमर्स आते हैं, पार्किंसन डिजीज में भी ट्रेमर्स आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी किस टाइप की डेथ में नहीं मिलती है? नॉट ऑब्जर्व लिखा हुआ है, ठीक है। अभी पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी क्या है ये पहले समझो। अच्छा, ये भी हम समझेंगे, बट सबसे पहले समझो, जब कभी भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो कुछ पोस्टमार्टम फिनोमेना होते हैं, जैसे कि अल्गोमोटिस, जैसे कि लेवोमोटिस, जैसे कि राइगोमोटिस, ठीक है। अल्गोमोटिस क्या है? लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर लो होने लग जाता है क्योंकि अब बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ब्लड का एक्यूमुलेशन डिपेंडेंट एरियाज पे, जिसकी वजह से ब्लूइश कलरेशन हो जाता है जिस भी एरिया पे ग्रेविटी लग रही है उन डिपेंडेंट एरियाज पे। राइगोमोटिस क्या होती है? स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी स्टिफ हो जाती है, जो मसल्स होती हैं वो एक दूसरे में कोलाइड हो जाती है। मैंने ऑलरेडी डिटेल से इन सभी को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, सो अगर आपको याद नहीं है वो सारे लेक्चर्स एक बार देख लो, ठीक है। एल्गोमोटिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी समझनी है तो। एल्गोमोटिस में क्या होता है? जब डेथ होती है बॉडी ने हीट प्रोडक्शन बंद कर दिया है, इसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ही स्पीड से डाउन होने लग जाता है, बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी क्या होती है? टेम्परेचर कम होने की बजाय या तो सेम रिमेन रहता है हमारा, जो ह्यूमंस का जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अराउंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज, 35 से 38 टू 40 डिग्रीज के बीच में रेंज करता है। तो हम ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बट डेथ के बाद ये टेम्परेचर कम होने लग जाता है। बट टेम्परेचर कम ना होके या तो इतना ही मेंटेन रहे या फिर इससे ज़्यादा हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, तो हम उसे कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। एंड किस में ऑब्जर्व नहीं होती है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी? तो बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग में पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी ऑब्जर्व नहीं होती। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी आप ऑब्जर्व करोगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि किस में पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी आपको मिलेगी, किस पॉइजनिंग में मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो और याद भी रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द स्ट्रक्चर H
CHH रिप्रेजेंट। तो बहुत ही सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेथनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल, यहाँ पे देखो एल्कोहल ग्रुप है, या फिर वुड एल्कोहल। ठीक है, सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर करेक्ट हियर। ठीक है, वुड एल्कोहल भी आप इसको एज अ वुड एल्कोहल के लिए भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, मिथनॉल के लिए भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सो वन ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन ऑफ द मेथड्स टू नो द टाइम सिंस डेथ इज बाय मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। फॉर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी द थर्मोमीटर इज टू बी प्लेस्ड इन, कहाँ पे प्लेस करते हैं, बहुत ही स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है, इट इज प्लेस्ड इन द रेक्टम टू मेजर द करेक्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट डिजीज्ड पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंक सैंपल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंक सैंपल को आपको प्रोसेस करना है, कंपेयर करना है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो, सो स्ट्रेट आप क्रोमेटोग्राफी पे आप जाओगे। जब इंक एनालिसिस आप कर रहे हो, सो इट्स ऑलवेज अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आप TLC यूज करोगे। ठीक है, थिन लेयर chromatography is used for the examination, separation, comparison of ink samples. Okay, fine, let's move to the next question, question number 42। question number 42 आपसे क्या पूछ रहा है, narcotic drugs fall in which of the under mentioned categories। narcotic drugs किसके अंदर included है, so analgesics, stimulants, hallucinogens and depressants। depressants क्या होते हैं, जो CNS को डाउन करते हैं, डिप्रेस करते हैं, स्लीप इंड्यूस करते हैं। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, जो कि इमेजिनरी इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो आपके CNS को एक्टिवेट करते हैं, स्टिम्युलेट करते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये पेन किलर्स होते हैं। पेन किलर आप जो खाते हो ना, दैट आर नोन एज अनाल्जेसिक्स। अनाल्जेसिक्स पेन रिलीविंग मेडिसिन होती हैं, और जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं वो पेन रिलीवर, एज अ पेन रिलीवर यूज़ करी जाती हैं, इस वजह से हमें कहते हैं अनाल्जेसिक्स ऑल्सो। सो अनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में भी ये इंक्लूडेड रहेंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 आस्क हु गेव द लॉ ऑफ ट्राइड्स। सो लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, जब एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाता है एंड हम 3-3 के ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइड्स, क्योंकि 3 का ग्रुप है जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक दूसरे से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज उनके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये 3 का ग्रुप है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो इन्हें हम कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स, जो किसने दी थी, डोब्राइनर ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन इन हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जो कि आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus is used for। So electrostatic detection apparatus is used for revealing indentation writing on a document, revealing latent fingerprint, revealing addition in a document, revealing writing on chart documents. So EDA, ESDA, ठीक है, एजडा, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस। अब याद में आ गया होगा, एजडा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडेंटेशन रिवील करने वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम इंडेंटेशन को रिवील करने के लिए यूज़ करते हैं। सो एजडा इज यूज्ड to detect the indentation in any given document. Okay, option फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिंगरप्रिंट में भी काम इसका किया गया है, फिंगरप्रिंट के लिए भी अच्छा काम करता है, बट इट इज़ मेजरली यूज्ड एंड डेवलप्ड फॉर indentations, right, indentation writing के लिए। Let's move to the next question, question number 47, जो कि पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। तो बहुत ईजी स्ट्रेट आंसर है, कौन से ब्लॉक के होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के होते हैं। सो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है आर नोन एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। Let's move to the next question, question number 48. Unique characteristic of any physical evidence which is used for the identification is called as specification, classification, individualization and recognition. So बहुत ही easy straight answer है, third option is the correct answer.
ठीक है, अगर हम किसी भी फिजिकल एविडेंस के कैरेक्टर्स को यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के वजह से ही हम कर पाते हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, है ना। क्लासिफिकेशन तो क्लास कैरेक्टर्स के साथ आ जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस आर नथिंग बट दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच इज प्रेजेंट इन दी फिजिकल एविडेंस। रिकॉग्निशन हम कब करते हैं, जब इंडिविजुअलाइजेशन, रिकॉग्निशन इज द लाइक रिकॉग्नाइजिंग द एविडेंसेस, नथिंग मच इज रिलेटेड विद रिकॉग्निशन, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 जो आपसे पूछ रहा है, जेंशन वॉयलेट मेथड इज यूज टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट ऑन विच टाइप ऑफ सर्फेस, सो पेपर सर्फेस, स्टिकी साइड ऑफ एडेसिव टेप सर्फेस, अनफर्निश्ड वुड सर्फेस एंड ह्यूमन स्किन सर्फेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, स्टिकी साइड ऑफ द एडेसिव टेप सर्फेस। इसके अलावा ये जो लेटेंट फिंगरप्रिंट है हम जेंशन वॉयलेट की मेथड से नॉन पोरस सब्सटेंसेस पे करते हैं, नॉन पोरस। कई बार ये भी पूछता है ना, नॉन पोरस सरफेस है या पोरस सरफेस है, नॉन पोरस, ऑयली एंड फैटी सर्फेसेस, ठीक है, ऑयली एंड फैटी सर्फेस उस पे फिंगरप्रिंट डेवलप करने के काम आता है, और ये किस साइड पे होता है, स्टिकी साइड ऑफ द टेप, ठीक है, जो स्टिकी साइड ऑफ द टेप है वहां पे डेवलपमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डेमोन्स्ट्रेटेड टू रिजॉल्व पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए जो रिजॉल्विंग पावर है उसको कौन सबसे ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, x मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा एंड देन न्यूमेरिकल अपर्चर, जो उसका न्यूमेरिकल अपर्चर का लाइक साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो रेजोल्यूशन है वो पावर पता कर सकते हैं, ओके। Next question is question number 51. Radioactivity of a substance can be measured by, so ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी हम किससे मेजर करते हैं, जिजोमोलर काउंटर से, ठीक है। जिजोमोलर काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका आपको करेक्ट आंसर मिलता है n sin lambda इज द करेक्ट आंसर फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर n sin lambda के इक्वल में होना चाहिए, ओके, टू कैप्चर द लाइक इमेज, ओके। So let's move to the next question, question number 53 जो कि आपसे पूछ रहा है, the principle of superimposition, superposition, okay, principle of superposition can also be expressed by which of the following. So collapsing the wave algebraically added to produce a resultant wave, overlapping waves add to produce a resulting wave, overlapping waves algebraically added to produce a resultant wave, and collapsing of waves added to produce a resultant wave, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। सो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो देखने को मिलेगी, सुपर इम्पोजिशन है, सुपरपोजिशन मतलब जो पिछली वाली वेव है उसके ऊपर दूसरी वेव का क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। सो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ वेव हो रही है, तब जाके जो रिजल्टेंट वेव है, जो मेन वेव है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस वर्ड एल्जेब्रिकली इज जस्ट एडेड टू मेक स्टूडेंट कंफ्यूज, और ये उनको फील कराने के लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल सिंपली यही कहता है, सुपर इम्पोजिशन है तो ओवरलैपिंग होगी ही, वेव्स की ओवरलैपिंग हो रही है, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द रिजल्टेंट वेव, जो मेन वेव बनेगी वो इसी से ही रिजल्ट होके बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, मोशन ऑफ कार का जो फॉर्मूला है, देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना आपको याद करने पड़ेंगे, इस चीज़ को आपको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला सेम ही रहता है, राइट। सो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, and for this question correct answer is option 3, ये formula is for the motion of car in the banked road,
ठीक है, आप याद रखना इस चीज़ को, बेसिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज ही पूछे हुए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 55. द फर्स्ट क्राइम लेबोरेटरी इन अमेरिका शिकागो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था. Okay, let's move to the next question. Question number 56. Sir Edward Henry developed a classification system of fingerprint that became the standard taxonomy in Europe and North America in the year. जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी है, उन्होंने फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन दी थी, वो कब सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मैसिवली यूज़ किया जाने लगा. सो इट वाज इन 1896 में ये हुआ था. आपको याद रखना है ये सब कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बेंजल्डिहाइड को आप हीट करोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको बेंजाइल अल्कोहल मिलेगी. जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें आपको मिलेगा सोडियम फॉर्मेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. सो एक्सोथर्मिक कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना. सो n माइनस से n की साइड पे मूव होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, एंडोथर्मिक में इसका अपोजिट हो जाएगा, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज रॉन्ग. इनमें से कौन सा एसिडिक ऑर्डर रॉन्ग है आपको बताना है. सो यू हैव सम फॉर्मूलाज, तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, ओ नाइट्रोफेनॉल विद रिस्पेक्ट टू पी नाइट्रोफेनॉल. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, ओ नाइट्रोफेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पी नाइट्रोफेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है. ओ एंड पी इज द पोजिशन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपसे पूछ रहा है, द इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर respectively xa and xb, and the relationship between them is given as xa minus xb is equal to 0.120. That comes under the root delta a minus b. So this is in relation, so जहाँ पे a minus b is the resonance energy expressed in the kilojoule mol minus 1. If a minus b is 0, then which of the following statement is true. तो basically इसको 0 कर दिया है इस स्टेटमेंट में. सो क्या सही होगा, सो करेक्ट आंसर है एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी. आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये. अगर ए माइनस बी, डेल्टा ए माइनस बी 0 हो जाता है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए एंड बी विल बी इक्वल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. सो क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ट्रेस एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, टिश्यू रिपेयर एंड सेल रेप्लिकेशन. कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए और रेप्लिकेशन के लिए. सो यू हैव ZnFeMgNCu. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिंक. जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मेटाबॉलिज्म, टिश्यू रिपेयर एंड सेल रेप्लिकेशन, है ना. इसी वजह से जिंक एलिमेंट आपकी बॉडी में होना अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपसे पूछ रहा है, विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज गॉर्थिस-डार्पर लॉ. गॉर्थिस-डार्पर लॉ इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल एक्टिवेशन लॉ और प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 जो कि आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द अंडर मेंशन कंपाउंड इज मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनिल ग्रुप. सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल फेवरेट एलिमेंट जो कार्बोनिल ग्रुप का है वो रहेगा CH3COCl पे. ठीक है, क्योंकि ये ईजी है एंड इट इज़ लाइक वेरी ससेप्टेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक
केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इजी टारगेट आपका ऑप्शन 1 रहने वाला है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 64. ड्राई कास्टिंग मेथड इज यूज्ड इन द कास्टिंग ऑफ 3D टायर मार्क विच इज़ प्रेजेंट ऑन. जब कभी भी हम ड्राई कास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं तो आपको ये समझ जाना है कि जो सरफेस है वो ऑलरेडी मॉइस्चर के साथ है. ठीक है, इसी वजह से हम ड्राई कास्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं. और 3D कास्टिंग टायर मार्क हम किस में बनाते हैं? वेट सैंड सरफेस पे तो ड्राई कास्टिंग नहीं कर सकते. स्नो सरफेस, कारपेट सरफेस, वेट सॉइल सरफेस. तो आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए इन दो ऑप्शंस पे, क्योंकि मैंने बोला ड्राई कास्टिंग आप मॉइस्चर रिलेटेड सरफेस पे ही कर सकते हो, बट इसका करेक्ट आंसर है स्नो सरफेस. स्नो सरफेस में आप ड्राई कास्टिंग मेथड यूज़ करते हो विच क्रिएट्स 3D टायर मार्क. ओके, next question, question number 65. A mass spectrometer is an instrument which separate ionized atoms, molecules or fragments of molecules or fragment of molecules by difference in their मास टू चार्ज रेशियो. ये हमेशा याद रखो, दिस इज़ ऑलवेज मास टू चार्ज रेशियो. जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो उस एटम के मास पे और उस पर क्या चार्ज है इसके बेसिस पे ही सेपरेशन करता है. ये रटा हुआ होना चाहिए. अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी है तो आप आंख बंद करके मास टू चार्ज रेशियो ही बोलते हैं. सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. असर्शन क्या कह रहा है? ग्रुप इज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल नोबल गैसेस. ठीक है भाई, जो ग्रुप है पी ब्लॉक के वो सारे के सारे क्या है? नोबल गैसेस है. ऑल द ऑर्बिट्स इन वैलेंस शेल आर कम्प्लीटली फिल. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये सारे कम्प्लीटली फिल है, इसी वजह से तो ये नोबल गैस है. इनको इधर उधर अपनी वैलेंसी को फिल करने के लिए भागना या फिर रिएक्ट करना नहीं पड़ रहा है. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन सेज सिल्वर नाइट्रेट इज अ लिक्विड बेस्ड latent fingerprint developing agent. yes, absolutely correct. जो सिल्वर नाइट्रेट है आपका वो लिक्विड बेस्ड फिंगरप्रिंट लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट मेथड में यूज होता है. द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द सॉल्ट केमिकल प्रेजेंट इन द स्वेट एंड मेक्स इट विजिबल. यस, अमाइनो एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है ये सिल्वर नाइट्रेट और पर्पलिश कलरेशन में जो फिंगरप्रिंट है उसको विजिबल करता है. दैट्स वाई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर अगेन, कि ये दोनों ही सही हैं. नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं. असर्शन कह रहा है ड्यूरिंग प्यूरिफैक्शन ऑफ अ डेड बॉडी ऑफ एन इन्फेंट द ब्रेन प्यूरिफाइज वेरी लेट. In infant, the skull bones are thin and presence of frontalis in the brain of infant very rapidly becomes soft and pulpy. करेक्ट है आपका, ए करेक्ट नहीं है, असर्शन करेक्ट नहीं है. जब कभी भी किसी भी इन्फेंट की डेड बॉडी प्यूरिफाई होती है सो ये लेट में प्यूट्रिफैक्शन नहीं होता, ब्रेन जल्दी प्यूट्रिफाई हो जाता है, ब्रेन जल्दी क्या हो जाता है? सड़ने लग जाता है. और रीज़न बिल्कुल सही है. क्यों जल्दी हो जाता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनकी स्कल बोन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जो फ्रंटालिस ईयर होता है, मतलब ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है फ्रंटालिस होता है, वो बहुत जल्दी सॉफ्ट और पल्पी हो जाता है. सो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है ना एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो किसी एक को गलत तो होना ही पड़ेगा एंड इस वजह से इट इज़ नॉट ट्रू. And this is absolutely true. So A is correct, A is not correct. Okay, option 4 is the correct option here. Okay, let's move to the next question. Question number 69 जो कि आपसे पूछ रहा है assertion reason ही है. assertion कह रहा है ethics in the forensic science is complex and challenging. reason कह रहा है because it functions at the interfaces of science एंड लॉ. ऑफकोर्स किसी भी फील्ड में जब हम इथिक्स की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग, है ना. बट फोरेंसिक साइंस में स्पेसिफिकली क्यों है चैलेंजिंग? क्योंकि साइंस और लॉ को हम कंबाइन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. ये भी असर्शन रीजन है. अ रिच काउंट ऑफ 2 विल बी टेकन ड्यूरिंग द रिच काउंट ऑफ लूप पैटर्न. A rich count of 2 will be taken during rich counting of a loop pattern. Reason क्या है? This is possible only when the imaginary lines passes from the middle to enclosure, है ना.
सही बात है ना। मिडिल तो मतलब कोर से लेके डेल्टा पे हम क्या करते हैं, रिज काउंट करते हैं, है ना। रिज काउंट मोस्टली यूजुअली लूप पैटर्न में रिज काउंट बहुत ही बढ़िया से होता है, क्योंकि लूप में आपके डेल्टा भी प्रेजेंट होते हैं, कोर भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसी वजह से लूप पैटर्न में वी विल काउंट द रिजेस। और इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड ए इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Okay, let's move to the next question. Question number 71. ये भी assertion reason है. Now, assertion says enzyme multiplied amino acid technique has gained widespread popularity among the toxicologists. ठीक है. Reason क्या है? The technique is popular due to its speed and sensitivity for detection of drug in the urine. हाँ जी, बिल्कुल सही. जो ELISA टेक्निक है ना, जो इम्यूनो मल्टीप्लाइड एंजाइम मल्टीप्लाइड इम्यूनो एसे टेक्निक इज़ वाइड स्प्रेड, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को भी डिटेक्ट कर लेता है इन द यूरिन एंड अदर बॉडीली फ्लूइड. ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Here, let's move to the next question. Question number 72, जो कि आपसे ये पूछ रहा है कि assertion says that different stages involved in dealing with different wildlife, dealing with wildlife evidences, including detection and collection, handling of evidences, sealing of evidences, transferring, transporting of evidences, storage and processing of evidences. Reason क्या है? Proper crime scene investigation of wildlife crime may result in the identification of a poacher. ठीक है, सो मेक सेंस राइट, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोच कर रहा है, जो पोचर है, उसको उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें प्रॉपर वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है, एंड इट इंक्लूड्स ऑल दीज फॉलोइंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपसे पूछ रहा है अरेंज द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन अकॉर्डेंस विद द इंसेप्शन. सो इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या है? देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, एंड मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड राइट, बट सबसे पहले आ जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले लिख लो. सो फर्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड देन दूसरा तो गैस क्रोमेटोग्राफी. ऑफ कोर्स पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद गैस क्रोमेटोग्राफी ही ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही से अरेंज्ड है, CD, ABCD इज द करेक्ट आंसर फॉर द अरेंजमेंट, राइट. कौन सा है? ऑप्शन 3, यस. Next question, question number 74. Choose the correct order of ionic radius of the following species. So correct order इनको ionic radius के according आपको इन्हें क्या करना है? Arrange करना है. And for that, I think ionic radius के order के लिए we will have TE. And for this question, we will have the correct answer as option 2, DABC. ठीक है, DABC. So we will arrange it like that. Okay, according to ionic radius. Let's move to the next question. Question number 75. Arrange the components of UV visible spectrophotometer in correct order. Okay, ये भी बहुत ज़्यादा easy है. Detector, monochromator, radiation source, sample holder, amp recorder. आप सभी को पता है कि सबसे पहले radiation source आता है. ठीक है, रेडिएशन सोर्स के बाद क्या आता है? मोनोक्रोमेटर, जहाँ से लाइट सोर्स मतलब लाइट जहाँ से हमें मिलती है. एंड देन इसके बाद आता है सैम्पल होल्डर. तभी ये जो मोनोक्रोमेटर से लाइट निकल रही है वो सैम्पल होल्डर के पास जाएगा. सैम्पल होल्डर के पास जाने के बाद ये किस में जाएगा? आपके डिटेक्टर में. सैम्पल से होते हुए डिटेक्टर में जाएगा एंड देन लास्टली रिकॉर्डर में, जो कि आपको फाइनल रिजल्ट देगा. सो फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, CBEDA. CBEDA. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76. सो क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द अंडर मेंशन्ड कंपाउंड. ओके, सो अंडर मेंशन कंपाउंड, ये आपको कुछ डायग्राम्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू दी
अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, DCAB. Option 4 is the correct option. Let's move to the next question. Question number 77. So question number 77 आपसे क्या पूछ रहा है, अरेंज करना है FSLs को ओल्ड टू न्यू. सबसे पहले ओल्ड को अरेंज करना है एंड देन फिर न्यू को अरेंज करना है. सो सबसे ओल्ड क्या है, सबसे ओल्ड है आपका कोलकाता का. ठीक है, सो बी एंड देन कोलकाता के बाद यू हैव आफ्टर कोलकाता, अच्छा भोपाल चंडीगढ़ का तो काफ़ी नया है. सो इट्स ए देन डी एंड देन सी. भोपाल में सबसे नया FSL है. सो BADC इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओल्ड से न्यू में आपको क्या करना है, रीअरेंज करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. सीक्वेंस यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व्स. कैसे इसको भी आपको अरेंज करना है कि किस सीक्वेंस से आप फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन में ये स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हो. सो सबसे पहले क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट, लिफ्टिंग ऑफ फिंगरप्रिंट, एग्जामिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिंगरप्रिंट, लोकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट. तो देखो प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट सबसे लास्ट में होगी, इसमें भी ई लास्ट में है, इसमें भी ई लास्ट में. इसका मतलब ये है या तो ऑप्शन 2 करेक्ट है या तो ऑप्शन 4 करेक्ट है. इसके अलावा सबसे ज़्यादा कॉमन एक क्या है, सबसे पहले हम क्या स्टेप करते हैं, सबसे पहले लोकेट करते हैं ना फिंगरप्रिंट को. पहले पता तो चलना चाहिए कि फिंगरप्रिंट का लोकेशन क्या है, तभी तो आप वहाँ पे डेवलप करोगे. सो डी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो इसका डी फर्स्ट स्टेप है, लोकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट एंड लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर फर्स्ट और लास्ट का जो अरेंजमेंट है वो सही है. एंड यहाँ पे बी फर्स्ट में आया है, राइट. सो लिफ्टिंग ऑफ फिंगरप्रिंट डायरेक्ट लिफ्ट थोड़ी ना कर लोगे बिना डेवलपमेंट के. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, जो कि आपसे पूछ रहा है arrange the following in increasing order of their refractive index. So refractive index के basis पे आपको arrange करना है. refractive index जो refraction mechanism होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो एयर, केरोसिन, बेंजीन एंड वाटर. सो सबसे पहले आएगा एयर एंड देन आएगा वाटर एंड देन आएगा केरोसिन एंड बेंजीन. बेंजीन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव हैवी होता है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स आपको सॉल्व करना है. ये स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सेक्शन 176B IPC डिफाइन सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन हु इज लिविंग सेपरेटली वेदर अंडर अ decree of separation or otherwise without her consent. Statement 2, the punishment for such an act is a rigorous punishment for not less than 5 years but which may extend up to 10 years with fine. So ये दोनों स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. Let's move to the next question, question number 81. Statement 1 क्या कह रहा है, double diffusion type of assay is an assay which a concentration gradient is established for the both antigen and antibody. The most common example of double diffusion type are ring assay and outer Loney assay. ठीक है, तो ये दोनों ही सही है ना, ये दोनों ही सही है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. जो डबल डिफ्यूजन है उसमें एक कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट हम मेंटेन करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का. एन एग्जांपल ऑफ दैट इज रिंग एसे एंड आउटर लोनी एसे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82 में स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्लाइड एक्शन, बोल्ट एक्शन आर टाइप ऑफ स्मूथ बोर फायर आर्म्स. In a smooth bore firearm, the spreading of shot is restricted by tapering of barrel of muzzle is called as choke. So इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, जो स्मूथ बोर फायर आर्म होती है, जो उसमें स्प्रेडिंग शॉट होता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बैरल के लाइक टेपरिंग से मजल में, जिसको हम कहते हैं चोक, है ना. सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, लाइक स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, रेड ब्लड सेल एंड
platelet cell are not used during DNA analysis for individual identification. So red blood cell and platelets. ठीक है, red blood cells and platelets do not contain a nuclei. बिल्कुल सही. सो हम ऑप्शन ए को सही करेंगे क्योंकि आप WBCs यूज़ करते हो. WBCs क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में DNA होता है. तो आप प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल से कुछ भी नहीं कर सकते. Next question, question number 84. So question number 84 says, in a case of oral ingestion of strong mineral acid with the intent of committing suicide, if the person is taken to the hospital, gastric lavage is given to remove acid from the stomach. Gastric lavage is a gastrointestinal decontamination technique. हाँ जी, gastrointestinal decontamination technique है गैस्ट्रिक लैवेज से, जो आपके पेट में जो टॉक्सिन है उसको रिमूव कर दिया जाता है. बट इन केस ऑफ ओरल इंजेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म नहीं करा जाता. सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Question number 85. Fingerprint is generally used for the personal identification. बिल्कुल सही. Next, then we have CODIS. CODIS is used for the store and matching of a fingerprint. देखो, CODIS is related with the DNA. DNA में आपकी DNA इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है. यहाँ पे DNA की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है. फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल सही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. 86 क्या पूछ रहा है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. स्टेटमेंट 1 इज heat is a form of energy transferred between two and more system by virtue of temperature difference. Okay, and SI unit of temperature is Kelvin. Yes, correct. Both the statements are correct. Next question, question number 87. A crime is any illegal act only if observed by the police officer, a forbidden act forbidden by the law, omission forbidden by the law, the only act which has been reported. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये तो ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर ने ऑब्जर्व कर लिया तब जाके इलीगल हुआ है, वो इलीगल ही है. इट इज़ द एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ. इसके साथ ही साथ it is an omission which is forbidden by the law. Omission commission मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. So that's why B and C is the correct option. Omission का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप omit करते हो, नहीं करते हो, है ना. और कमीशन का मतलब किसी चीज़ को आप करते हो, राइट. जब कभी आपको जो करना चाहिए वो आपने नहीं करा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की जान बचा सकते थे बट आपने वो स्टेप ही नहीं लिया, तो ये भी लॉ के अगेंस्ट फॉरबिडन है, ये भी इलीगल हो गया, है ना. सो दैट्स वाई option B, option 2 was the correct option. Next question, question number 88. क्या पूछ रहा है? Pigment chip receive in a forensic science laboratory consist of. Pigment chip क्या क्या receive कर, जो क्या क्या contain करता है? Pigment, a vehicle element, that extender and solvent, picric acid, glass, micro balloons. So option A and B is the correct. ठीक है, ऑप्शन A and B इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सीधा सा करेक्ट आंसर था, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. सो करेक्ट. रिप्रेजेंटेटिव मार्कर्स ऑफ RNA बेस्ड एसे फॉर बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन आर. सो यहाँ पे कई सारे मार्कर्स हैं. देखो, ये कई सारे मार्कर्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें A and C आर द करेक्ट फॉर द RNA बेस्ड एसे बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन के लिए. दीज आर द मार्कर्स फॉर सलाइवा एंड ब्लड. Okay, next question, question number 90. Which of the following is considered to be an acceptable crime scene search pattern? So क्या acceptable crime scene search pattern? एक तो spiral है ही spiral के अलावा क्या है? straight line search, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता. And then we have quadrant search, triangular search. ये तो दोनों कुछ होता ही नहीं है. quadrant search भी होता है. A and C is the correct option. Here, let's move to the question number 91. Which among the following is an hybrid instrumental technique? Hybrid instrumental technique क्या है? Hybrid होनी चाहिए, advanced होनी चाहिए, mostly hyphenated techniques, right? Hybrid क्या है? It is UV visible, gas chromatography, HPLC, scanning electron microscope, solid phase extraction. So
HPLC is the hybrid, wait. So gas chromatography is hybrid and HPLC is hybrid. ठीक है, both the answers are correct, B and C. Next question, question number 92, sorry. Which of the following city of India do not have commissionerate system of policing? So commissionerate system of policing कहाँ पे नहीं है? हैदराबाद, भोपाल, कोरबा, जमशेदपुर एंड कानपुर. ओके, सो जमशेदपुर और कोरबा में कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पोलिसिंग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 93? इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप आई पीस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये. किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है ये? कन्वर्जिंग लेंस का एंड कॉन्वेक्स लेंस का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. आपको मैच करना है, काफ़ी इजी होते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल, सेपरेशन ऑफ पार्ट ऑफ ब्लड एंड सेपरेशन ऑफ कैम्फर. देखो सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपके ब्लड से रिलेटेड ही होगा. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा? आपके ब्लड से रिलेटेड होगा, आपको ध्यान में रखना है. सब्लिमेशन कैम्फर में देखने को मिलता है ना. कैम्फर आप देखोगे तो वो अपने आप ही सॉलिड फेज में रहता है, आप उसको बाहर छोड़ दो वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, मतलब सब्लिमेट हो जाता है. अब इन दो के बेसिस पे आप कर सकते हो, जिसमें C4 को मैच हो रहा है एंड D3 को मैच हो रहा है. C4 एंड D3, C4 एंड D3, C4 एंड D3. अच्छा, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है या ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. थोड़ा और मैच कर लेते हैं. लेट्स मूव टू बी. बी क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं? जब दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं. अब बी के सामने वन, बी के सामने वन नहीं है, बी के सामने, हाँ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. ओके, let's move to the next question. 95. DNA document ballistic blood. So document is with Osborne. DNA Alex Jeffrey. fingerprinting खोजा था. ballistics and blood. ये देख लो पहले. document B के सामने 1 होना चाहिए, A के सामने 4 होना चाहिए. B1A4. ठीक है, so B1A4 is given here. A के सामने 4 किसी में, B के सामने 1. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है. बाकी आपको पता होना कोई ज़रूरी नहीं है. C इज विद दी हैचर एंड D इज विद दी लैंसनीर. ऑफ कोर्स ब्लड लैंसनीर 1909 में ABO ब्लड ग्रुपिंग इन्होंने खोजी थी. let's move to the next question. Question number 96. So question number 96 asks, preserve Pascal lane, viscosity and different other laws. Okay, so इसका करेक्ट ऑप्शन पे ही चलते हैं हम डायरेक्ट. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. मैच कर लेना, वीडियो लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा. लेट्स फिनिश दिस फास्ट. 96, 97 पे मूव करते हैं. अगेन कई सारे इन्फॉर्मेशन है. साइंटिस्ट है एक लिस्ट में और उनका काम है एक लिस्ट में. सो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ. जस्ट हैव टू मैच इट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, जस्ट मैच दी गिवन ऑप्शंस, यू विल गेट दी करेक्ट आंसर. Let's move to the next question. 98. यहाँ पे आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, जिसमें डिफरेंट प्लांट इंफॉर्मेशन है एंड उससे आपको क्या मिलता है वो बताया गया है. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, A3, B4, C1 and D2. लेट्स मूव 99. लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मैच करना है. फिजिक्स से एक क्वेश्चन है एंड फॉर दिस करेक्ट आंसर इज 4th one. ठीक है, फ्रिक्शन, इम्पल्स, लॉ ऑफ मोशन इससे रिलेटेड है. प्लीज मैच इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 100th one. 100वें क्वेश्चन पे पहुंच गए. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. लेट्स फिनिश दिस फास्ट. सो हेरोइन, लाइसर्जिड, एब्रिन एंड खट. सो again correct answer for this is option 4,
जिसमें दैट हेरोइन इज सेमी सिंथेटिक, ऑफ कोर्स ओपिएट है एंड इसको सेमी सिंथेटिकली प्रोड्यूस करा जाता है। ये आती है आपकी फंगी से, एलएसडी बनती है। एबरिन इज अ प्लांट प्रोटीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो एबरिन C4, यस एबरिन इज अ प्लांट प्रोटीन एंड इट इज कत्था, है ना, जो पान में लगता है कत्था, दैट इज कैट। सो ये 100th क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है सो सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और CUET PG की प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर कोर्स एज वेल, जो कि आपको दीक्षाज लर्निंग लैब में मिल जाएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप, या ऐप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये PDF चाहिए तो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी फ्री, और मैं इसे टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले वहाँ पे ही शेयर करती हूँ। मतलब यूट्यूब पे शेयर करिए एंड देन टेलीग्राम पे। अगर आपने यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं शुरू किया हुआ है, क्योंकि आप इरिटेट होते हो नोटिफिकेशन से, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी गई। Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye. With another previous year question paper of CUET PG. अगर कोई question doubt है तो comment कर दो. I will reply it ASAP. See you guys in the next video. Bye everyone.